कीर्ति शर्मा, आपका स्वागत है एक बार फिर चैनल पे। और राहुल गांधी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारी बातचीत की जा सकती है, बड़े आराम से की जा सकती है। अभी वो लाल किले पे पहुंच गए, वहां पे उन्होंने भाषण दिया। अब फ्रीडम है, देखो कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, फ्रीडम है बोलने की, कुछ भी आप बोलें तो इट्स गुड। एंड आफ्टर ऑल भाई ऑपोजिशन पार्टी के वो स्टालवर्ट हैं। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ, उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कमेंट आया, मुझे वो समझ नहीं आया। आपको समझ आया तो प्लीज मेरे दर्शकों को भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो भारत जोड़ो यात्रा हो रही, इसमें कुत्ते भी आए, गाय भी आई, बफेलोज भी आए और सुअर भी आए। तो मुझे इसका इंटरप्रिटेशन कुछ जमा नहीं, मतलब साथ में उन्होंने कहा ये सब आए और किसी ने उनको कुछ नहीं बोला एंड ऑल दैट। तो आपको अगर कुछ समझ में आया तो प्लीज थोड़ा सा आप उसको जरा समझाएं हमारे दर्शकों को। ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर। सर राहुल गांधी चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं जो कि जिससे कि वो खुद हंसी का पात्र बन जाते हैं लोगों की नजरों में। अब ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इसमें वो कह रहे हैं कि जी हमारे यात्रा में कुत्ते भी आए, गाय भी आई, भैंस भी आए और सुअर भी आए। तो इससे क्या मतलब निकाला जाए? एक मतलब तो इससे यह निकाला जा सकता है कि यात्रा में आदमी नहीं सम्मिलित हो रहे थे, इसलिए जी ये सब भी आ गए और इन्होंने नंबर बढ़ा दिया। एक तो मतलब मैं ये निकाल सकता हूं। दूसरा मतलब या तो वो खुद जो यात्रा में सम्मिलित हुए उनको वो कुत्ते, सुअर और गाय और भैंस की श्रेणी में रखना चाहते हैं। तीसरी बात कि उनको खुद नहीं पता कि वो क्या कहना चाहते हैं और उस बात का क्या मतलब निकलता है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो ये नहीं समझता कि मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूं उसका क्या मतलब निकलेगा, इस देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है? मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानता। और इस तरह से जब वो बोलते हैं तो मेरे को लगता है कि देश की 135 करोड़ जनता को वो इस इरादे को, जनता के इस इरादे को मजबूत कर देते हैं कि इस व्यक्ति को किसी भी तरह से पावर से दूर रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह का व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ देश का नुकसान कर सकता है, कोई फायदा नहीं कर सकता। इस सेंटेंस का ना कोई मतलब है, ना कोई मतलब था, और जो बोलना है वो तो इसी तरीके से बोलते हैं, वो तो बोलते रहेंगे, अपने आप को एक्सपोज करते रहेंगे। अच्छा, कल कीर्ति शर्मा, चलो ये तो आई डोंट नो, किसी भी की समझ में ये पॉइंट एक्चुअली आया नहीं, आपने तो फिर भी एक लॉजिकल सा इंटरप्रिटेशन इसका कर दिया, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब जो बाकी उन्होंने पॉइंट कहे, मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई। मतलब इंडिया की जो इकोनॉमी है, थोड़ा से सीरियस से पॉइंट जो उन्होंने कुछ बोले तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया की जो इकोनॉमी है बेसिकली ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी कि पब्लिक सेक्टर का भी रोल है, प्राइवेट सेक्टर का भी रोल है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ जाता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इनहेरेंटली एफिशिएंट होता है इकोनॉमी के मामले में। आप समझ सकते हैं, जैसे रशिया फेल हुआ या कहीं भी, इवन चाइना ने जो मॉडल लेके आया उसमें उन्होंने प्राइवेट एंटरप्राइज को एनकरेज किया, तब जाके वो इस हालत में आए जिस हालत में वो आज हैं। अब एक बड़ा फेवरेट सा उनका पॉइंट रहता है हमेशा कि अंबानी अडानी को पूरा देश बेच दिया, वो बहुत रिच हो गए। तो मतलब आफ्टर वो कहना क्या चाहते हैं कि जो प्राइवेट एंटरप्राइज है उसको वो खत्म करें, क्या करें, मतलब व्हाट एग्जैक्टली डज ही वांट। और ये इन लोगों को एक तरीके से व्हाट एग्जैक्टली इज डूइंग, वो पब्लिक को इनके अगेंस्ट में भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? मतलब मुझे तो एक्चुअली समझ नहीं आया, आप बताओ। सर अगर आप देखो तो इस समय भारत एक ऐसा देश है जिसकी जीडीपी की ग्रोथ मेजर इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा पिछले साल रही, इस साल रहने वाली है और अगले साल भी रहेगी। तो मतलब क्या है कि भारत की इकोनॉमी एक अच्छी ग्रोथ कर रही है। मैं आपको एक और फिगर बताता हूं कि जिस समय मोदी सरकार आई थी उस समय जो सेंसेक्स था वो 20,000 के आसपास रहता था। आज 8.5 साल के बाद वो 60,000 के आसपास है, मतलब 3 गुना बढ़ गया। ये जो सेंसेक्स है ये केवल अडानी या अंबानी की कंपनियों के ऊपर आधारित नहीं है। इस सेंसेक्स में सैकड़ों कंपनियां जो है शामिल होती हैं, और अगर आप देखो कंपनियों की जो क्वार्टरली या ईयरली रिपोर्ट्स आती हैं तो ऑलमोस्ट हर एक कंपनी अच्छा कर रही है। और
अच्छा क्यों कर रही है? क्योंकि भारत सरकार ने कोरोना के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें की जिससे कि देश की इकोनॉमी को मदद मिल सके, इन कंपनियों को मदद मिल सके। अगर आपको याद हो, एक सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स कम किया, जिसके ऊपर भी राहुल गांधी ने काफी शोर मचाया। दूसरा, सरकार ने एक PLI स्कीम लाए बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स के लिए। इन सब से क्या हुआ कि हर एक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वो ग्रोथ कर रही हैं। आप अडानी और अंबानी जरूर इस समय भारत के दो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बट अगर आप देखो तो सैकड़ों ऐसे और बिलियनियर बिजनेसमैन पैदा हो गए हैं जिनकी की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि पैसा ही पैसे को खींचता है। जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, नेचुरली उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा होने की वजह से वो अपने पैसे को अच्छी तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है। बट अगर आज के समय में कोई बोलता है कि सिर्फ भारत में अडानी और अंबानी ग्रो कर रहे हैं, तो इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। और अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओ तो ये अडानी और अंबानी को जिस तरीके से कांग्रेस ने फेवर किया था, आज के समय में कोई एक ऐसी स्कीम या एक ऐसी चीज नहीं बता सकता जो कि इस सरकार ने अडानी या अंबानी को फेवर करने के लिए किया हो। अगर आपको याद हो कि एक NTPC का एक रिलायंस के साथ एग्रीमेंट हुआ था गैस खरीदने का, वो 20 साल का एग्रीमेंट था। अंबानी ने अपने रेट बढ़ा दिए, तो सरकार ने अपनी कंपनी को मदद करने की जगह रिलायंस की मदद की उस केस में। और ये ओपन है, इसे फैक्ट है, मतलब इसमें कोई झूठ नहीं बोल सकता। तो जो सरकार और जो पार्टियां खुद खुले आम बेशर्मी से इन बड़े बिजनेसमैन की मदद करते रहे, इनके हवाई जहाज लेके घूमते रहे इटली और ना जाने कहां कहां, और इनसे कमीशन लेते रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इनफैक्ट अंबानी का तो एक इंसिडेंट भी है। अंबानी की जितनी भी प्रॉस्पेरिटी आई वो कांग्रेस के टाइम में आई। लेट अस बी वेरी फैक्चुअल अबाउट इट। इनफैक्ट प्रणब मुखर्जी ने ऑन रिकॉर्ड ये बोला है कि मेरी मिनिस्ट्री में, व्हेन ही वाज फाइनेंस मिनिस्टर, मेरी मिनिस्ट्री में अगर कोई भी डिसीजन होता था तो मेरे से पहले उसकी जो खबर है वो अंबानी को लग जाती थी। ये ऑन रिकॉर्ड प्रणब मुखर्जी का स्टेटमेंट है। अब चलो इसको छोड़ो, मुझे ऐसा लगता है कि राइट नाउ जो अंबानी, अडानी या जितने भी लोग हैं उस तरह के जो प्रॉब्ली पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इलेक्टोरल फंड्स के थ्रू, जो कि एक लीगल स्कीम है, शायद वो उनको कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। और उसका रीजन ये भी हो सकता है कि उनको ये भरोसा नहीं है कि राहुल गांधी पावर में आएगा या किसी, देखो कॉर्पोरेट वाले तो सिंपल सी बात है, जो उनका फेवर करेगा उसका वो फेवर करेंगे, तो उनको नहीं लग रहा होगा कि इस घोड़े पे दाम लगाने से कोई खास फायदा है, तो वो उसको साइड ट्रैक कर रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और इसलिए नाराजगी उनकी मतलब ऑनेस्ट है, जायज है। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा सीरियस सा इशू है, और वो सीरियस सा इशू ये है कि जब राहुल गांधी जब पॉलिसी स्टेटमेंट देते हैं ना, तो उन्होंने एक बड़ा पॉइंट दिया कि इस बार GST जो गवर्नमेंट ने लगाया, आप देखिए GST जो गवर्नमेंट ने लगाया, इसकी वजह से जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको धंधा करना मुश्किल हो गया। और जब उनको धंधा करना मुश्किल हो गया तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हुआ। तो ये गवर्नमेंट का बहुत ही रिट्रोग्रेड स्टेप है। दैट इज व्हाट राहुल गांधी इज सेइंग। मतलब एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि या तो किसी ने उनको ढंग से समझाया नहीं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप अपना प्लीज इंडिपेंडेंट ओपिनियन इस बारे में दे सकते हैं। तो क्या है एग्जैक्टली राहुल गांधी को समझ नहीं आ रहा है या कुछ और ही पर्पज है? ओवर टू यू। राहुल गांधी को समझ आते हुए भी जनता को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। अगर भारत की इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है तो ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के सहारे नहीं कर सकता। जब तक छोटी कंपनियां, मझोली कंपनियां, हर एक कंपनी पार्टिसिपेट नहीं करेगी, जब तक ये नहीं हो सकता। अगर आप भारत का टैक्स कलेक्शन देखो, भारत का टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि कंपनियां अच्छा कर रही हैं, इंडिविजुअल अच्छे पैसे कमा रहे हैं, इस वजह से भारत का टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। और जहां तक बात है GST की, GST कांग्रेस के सरकार समय में ही इसका असली प्लानिंग हुई थी, लेकिन उस समय कांग्रेस इसको इंप्लीमेंट नहीं करा पाई क्योंकि स्टेट्स इस बात के लिए तैयार नहीं थे। और मैं अरुण जेटली की तारीफ करूंगा कि उन्होंने स्टेट्स को तैयार किया और उसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा केंद्र सरकार की तरफ से पैसे देने का वायदा किया कि जिन हर राज्य की GDP, मतलब सॉरी GST कलेक्शन अगर हर साल 14% नहीं बढ़ता तो वो केंद्र सरकार उनको पैसा देगी। और केंद्र सरकार हर राज्यों को ये पैसा देते आई है।
अगर आप देखो जिस समय शुरू हुआ था उस समय जीएसटी भारत का जो था कलेक्शन करीब 80-90 हजार करोड़ होता था। आज के तारीख में 1.5 लाख करोड़ हो गया। तो अगर इतनी ग्रोथ हुई है इतने समय में, तो यह दिखाता है कि जीएसटी भी अच्छे से काम कर रही है और इसके नीचे जो कंपनियां हैं वो सब भी इसका इसका फायदा उठा रही हैं। जहां तक बात वो करते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहे हैं, अगर आप ईपीएफओ के डाटा देखो, जिस ईपीएफओ का जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें किसी भी कंपनी में अगर 20 इंडिविजुअल होते हैं तो उनके लिए जरूरी है कि वो ईपीएफओ सब्सक्रिप्शन लें। वो उस अपने जिसको नौकरी दी उससे भी लेते हैं, उतने पैसा खुद भी जमा करना होता है उनको। तो उसका जो अगर आप डाटा देखो पिछले 2-3 साल का, तो हर साल करीब करीब 1.5 से 2 करोड़ जॉब्स का जनरेशन हो रहा है। जो ईपीएफओ में फिगर बढ़ रही है तो जेन्युइन फिगर है जिसको कि कोई डिनाई नहीं कर सकता, ये पेपर में फिगर्स हैं। तो अगर इतने लोगों को रोजगार मिल रहा है तो ये दिखाता है कि लोगों को रोजगार मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखो, आप कहीं भी चले जाओ भारत में, हर जगह आपको काम होता मिलेगा। या तो हाईवे बन रहा है, या डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स बन रही हैं, या नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, या एयरपोर्ट बन रहे हैं। हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो ये कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है? इसको करने के लिए कोई विदेश से व्यक्ति थोड़ी ना आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन यहीं के लोग कर रहे हैं और इन्हीं के लोगों को रोजगार मिल रहा है। यहीं की लोकल कंपनियां इसको कॉन्ट्रैक्ट लेके ये काम कर रही हैं। तो ये सब चीजें दिखाती है कि भारत में रोजगार भी बढ़ रहा है, भारत की कंपनियां भी अच्छा काम कर रही हैं और हर तरीके से देश एक सही रास्ते पर चल रहा है। अभी जो अगला पॉइंट राहुल गांधी जी का है वो ये है कि देश के अंदर एक डर का माहौल है। अब भाई मुझे तो आई एम नॉट कन्विंस्ड। ऑफ कोर्स लॉ एंड ऑर्डर का तो देखो इंडिया में ऐसा नहीं कि अभी कोई नया इशू हुआ हो या यू नो या कानून थोड़ा सा लिथार्जिक हो। स्पेशली जो क्रिमिनल्स हैं कई बार दे गेट स्कॉट फ्री, पुलिस को उनको अप्रहेंड करने में टाइम लगता है। तो आफ्टर ऑल ये जो डर का माहौल है देश के अंदर, उससे क्या मतलब है एक्चुअली राहुल गांधी का? कैन यू एलोबरेट ऑन दैट? में डर का माहौल कितना है ये तो इस बात से पता लगाया जा सकता है कि आप अगर देखो तो न्यूज चैनल पर दिन भर लोग बैठ के भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को खुलेआम गाली दे रहे होते हैं। अगर डर का माहौल होता तो क्या ये कर सकते थे? क्या कोई सोच सकता है कि चाइना में कोई इस तरह की बात कर सके वहां के टीवी चैनल पे अपनी सरकार के अगेंस्ट में? ये डर का माहौल आप देखो, सोशल मीडिया पे आप चले जाओ, लोग कितना गलत सफेद झूठ सरकार के खिलाफ लिख रहे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ लिख रहे होते हैं, जिसको पढ़ के आपको हंसी आ जाती है कि यार ये कैसे बंदे ने ऐसा लिख दिया। लेकिन लिख रहे हैं लोग, कोई उनके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा। तो ये डर का माहौल सिर्फ उनके दिमाग में है जो कि पब्लिक को डराना चाहते हैं कि भाई सरकार आपके ऊपर सख्त हो रही है। जरूर एक मैं डर का माहौल मानता हूं, डर का माहौल उनके है जो कि चोरी डकैती लूट करना चाहते हैं, जो कि कंपनियों में चोरी कर रहे थे, बेईमानी कर रहे थे, उनके ऊपर जरूर डर का माहौल है और होना चाहिए। सरकार अगर आप देखो, जो इनकम टैक्स वाले हैं, जो जीएसटी कलेक्शन वाले हैं, जो ये सब ईडी वाले हैं, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर छापा मारते हैं और जब छापा मारते हैं तो करोड़ों करोड़ों रुपए बरामद होते हैं। अगर आपको याद हो तो वेस्ट बंगाल के पार्थो चटर्जी थे, उनके पास से 50 करोड़ रुपए कैश मिला था, मतलब उनके पास से। इसी तरह से अगर आप देखो तो अनिल देशमुख और नवाब मलिक, आप इधर सत्येंद्र जैन, मतलब ये सब क्या थे? ये सब करप्ट लोग थे जिनको कि सरकार के अंतर्गत ईडी ने कार्रवाई करके पकड़ा। तो नेचुरली इनको तकलीफ होगी, इनको डर भी होगा, और ऐसे व्यक्तियों को डर अगर नहीं लगेगा तो वो देश चल नहीं सकता। हाँ, इनफैक्ट यूपी में तो डर एक्चुअली क्रिमिनल्स को ज्यादा है। मध्य प्रदेश का भी वही हाल है। राजस्थान में जरूर थोड़ी सी जो क्रिमिनल्स हैं वो कई बार फ्रीडम ले लेते हैं बिकॉज गवर्नमेंट थोड़ी सी ढीली है। और दैट इज ऑफ कोर्स राहुल गांधी या सोनिया गांधी जी खुद भी हो सकता है थोड़ा बहुत डर रहे हो नेशनल हेराल्ड केस में, क्योंकि वो बेल पे है। या फिर चिदम्बरम का भी तो एक्चुअली चिदम्बरम भी तो बेल पे ही है, दैट सॉर्ट ऑफ। अच्छा अब हाँ, लड़का ही बेल पे। अब नहीं, चलिए उनको तो थोड़ा सा डर लग ही रहा होगा ना। अच्छा, अब एक पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट है कि राहुल गांधी ने जैसे एक स्टेटमेंट दिया कि तवांग इंसिडेंट के बाद, यांगसे इंसिडेंट के बाद, कि चाइना बड़ा एग्रेसिव है और हमारे जवानों की पिटाई कर रहा है और मोदी जी कंट्रोल में नहीं है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को? क्या स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट अपनी कमियां, अपनी कमजोरियों को छिपाने की एक असफल कोशिश है।
आप 2014 से पहले के आप इंसिडेंट्स देख लो सर, जब जब चाइना ने चाहा हमारे देश के अंदर घुसा और जो चाहा वो उसने हासिल किया, और अगर वापस गया तो अपनी मर्जी से गया, सरकार या सेना की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ। और उस समय की अगर आप न्यूज कटिंग्स देखो तो उस समय जो पीएमओ है वो मीडिया से कहता था कि भाई इस तरह की घटनाओं को आप ज्यादा ना उछालो क्योंकि इससे भारत और चाइना के संबंधों पर असर पड़ता है। ये मतलब हमारे सरकार की सोच थी। इसी तरह से दूसरी अगर आप सोच देखो तो भारत के रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा कि भारत इसलिए बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप करती है क्योंकि हमें डर है कि चाइना इसका इस्तेमाल करके हमारे देश के अंदर घुसाएगा। मतलब हम रोड, ब्रिज और जो बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर इस डर से नहीं बता रहे थे। अब आप 2014 के बाद की सिचुएशन देख लो, आप गलवान का इंसिडेंट हुआ और या ये जो अभी तवांग के पास जो इंसिडेंट, अगर आप तीनों इंसिडेंट्स में देखो तो भारत की सेना ने चीन को पीछे हटने पर मजबूर किया। ये दिखाता है कि सेना और जो भारत सरकार है वो कितनी दृढ़ता से चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार है। चीन एक सुपर पावर है, उसका विदेश मंत्री भारत में आया और मोदी से मिलना चाहता था, मोदी ने मिलने से मना कर दिया, मोदी मिला नहीं उससे। क्यों? क्योंकि भारत का कहना था कि जब तक आप बॉर्डर पे सिचुएशन ठीक नहीं करोगे हम आपके साथ सिचुएशन नॉर्मल नहीं करेंगे। 5G लॉन्च किया, उसके जो टेंडर था उसमें लिखा था कि ना तो चीन की कंपनियां पार्टिसिपेट करती है ना चीन की कंपनियों का कोई भी सामान इसमें इस्तेमाल होगा। तो अब देखो भारत हर तरीके से चीन को नुकसान पहुंचा रहा, एक फोरम पर नहीं, हर एक फोरम पे। भारत एक बड़ा प्रमुख रोल था भारत का क्वाड बनाने में, जो कि चाइना के अगेंस्ट एक बड़ा मजबूत एक 4 देशों का एक यूनियन बन के खड़ा हुआ है। तो इस स्थिति में अगर कोई कहे कि मोदी के कंट्रोल में सिचुएशन नहीं है तो फिर वो ये कहा जा सकता है कि वो चीन का पक्ष ले रहा है। और चीन का पक्ष क्यों ले रहा है वो आपको भी पता है, हमको भी पता है कि चीन से राजीव गांधी ट्रस्ट में डोनेशन लेते आए हैं। चीन में 2008 में राहुल गांधी गए, वहां पर एक गुप्त समझौता साइन किया जिसके बारे में आज तक किसी को बताया नहीं। जब डोकलाम का इश्यू चल रहा था तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा चीनी राजदूत के घर रात में गए डिनर करने के लिए, और जब सवेरे ये बात पूछी गई तो पहले कांग्रेस ने मना किया कि ऐसी कोई मीटिंग हुई है या ऐसे कोई डिनर पे गए थे, लेकिन जब वो फोटोग्राफ सामने आ गई तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। तो ये बहुत क्लियर है कि राहुल गांधी सत्ता में वापस आने के लिए चीन हो, पाकिस्तान हो, भारत के किसी भी दुश्मन देश से, जो उन शक्तियों से जो भारत का बुरा चाहते हैं, उससे हाथ मिलाने के लिए हर समय तैयार हैं और आगे भी तैयार रहेंगे। उनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य ये है कि किस तरह हम वापस पावर पर आए, जिससे कि हम जो एक नाजायज तरीके से पैसे कमाने का एक जरिया बना रखा था वो हम दोबारा शुरू कर सकें। ओके, तो कल कीर्ति शर्मा एक बार बताओ, इतना सारा जो ट्रैक्शन इस भारत जोड़ो यात्रा में आ रहा है, आफ्टर ऑल लोग उनको सुनने तो आ रहे हैं, देखने तो आ रहे हैं, और फिल्म एक्ट्रेसेस भी आ रही हैं, और टुकड़े टुकड़े गैंग भी आ रहा है, और ऊपर से आप देखो तो जो एनडीटीवी वाले रवीश कुमार हैं वो भी, हालांकि यात्रा में तो नहीं आए मगर अनएम्प्लॉयड हो गए, तो शायद राहुल गांधी का ये पॉइंट भी सही है कि मीडिया को दबाया जा रहा है। तो आफ्टर ऑल कहाँ देखते हैं आप इस यात्रा का अंत, कहाँ देखते हैं? कोई 2024 में कोई राहुल गांधी का आपको चांस लग रहा है? और मुझे लगता है इस यात्रा के चक्कर में अरविंद केजरीवाल तो किसी उसमें चले गए योगा सेशन के लिए। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर आप सड़क पर एक जेसीबी की कार्रवाई शुरू कर दो और आप 200-300 बंदियों को वहां खड़े हुए इकट्ठा हुआ देख लोगे, जो कि सिर्फ ये देख रहे होंगे कि जेसीबी क्या कर रहा है। तो राहुल गांधी एक बहुत बड़े अजूबा है भारत के लिए। तो लोग उनको देखने जाना चाहते हैं कि भाई ये क्या चीज क्या है, ये जा रहे हैं। तो लोग, कुछ लोग को कांग्रेस पार्टी इकट्ठा करती है। मैंने अभी एक राजस्थान का कहीं सुना कि लोग महिलाओं को इकट्ठा करके लाए थे, बोला था जी हम सबको बोला था 1,000 रुपए देंगे, अब रुपए नहीं दिए ना वापस छुड़वा रहे हैं, वो भी मैंने देखा। तो ये जो यात्रा है अपनी जगह है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इस यात्रा से राहुल गांधी 2024 में कोई या कांग्रेस पार्टी कोई फायदा उठा पाएंगे। अगर आप देखो गुजरात में जितनी बड़ी हार हुई, जो दिल्ली के एमसीडी चुनावों में जितनी बुरी हार हुई, जरूर वो हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने में सक्षम हुए, लेकिन अगर आप बात देखो तो राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश में एक बार भी कन्वेंसिंग के लिए नहीं आए थे। उस समय
कोई नेता जो एक अल्टरनेटिव बन के उभर सकता है या जिसकी ग्रोथ हो रही है, वो है केजरीवाल। ममता बनर्जी ने बहुत कोशिश की, जिसमें वेस्ट बंगाल का चुनाव जीता था, कि वो अपने आप को एक अपोजिशन का मेन लीडर के तौर पर स्थापित करे। उन्होंने जाकर महाराष्ट्र में शरद पवार और ठाकरे से बात की। गोवा में चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अपने आप को उतारा, गोवा के बंदे को अपना एक राज्यसभा से भेजा, शत्रुघ्न सिन्हा को लिया, यशवंत सिन्हा को लिया, और यशवंत सिन्हा को उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए उतारा। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी कोशिश की अपने आप को एक प्रधानमंत्री, अपोजिशन लीडर, अपोजिशन पार्टीज का प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाने के लिए। लेकिन अगर आप देखो, उनकी हर एक योजना फेल हुई, किसी भी जगह उनको कोई भी ट्रैक्शन नहीं मिला। नहीं, कर्नल कीर्ति शर्मा एक बात बताओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी की जो यात्रा में जो थोड़ा बहुत ट्रैक्शन आ रहा है, चलो सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन आप इसको कह सकते हो, तो इसकी वजह से एक्चुअली अरविंद केजरीवाल, ममता, नीतीश कुमार, ये सब तो अच्छे खासे परेशान होने चाहिए। नहीं, इन सबको, ये मैं तो कहता हूं जो भी राहुल गांधी कर रहे हैं, इससे बीजेपी को फायदा है। क्या फायदा है कि चलो मान लो अगर वो इससे 1-2% भी वोट, 4% भी वोट अपनी तरफ कर पाते हैं, तो बीजेपी को फायदा है, बिकॉज बीजेपी अपोजिशन पार्टीज डिवाइडेड है, वो आपस में यूनाइट नहीं हो सकती। अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को नहीं देख सकते, अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी को नहीं देख सकते, ममता बनर्जी राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को नहीं देख सकते। उधर से केसीआर भी आ रहे हैं, स्टैलिन भी हैं। तो मतलब अगर आप देखो तो भारत की इस समय जो अपोजिशन पार्टी है इतनी डिवाइडेड है कि वो किसी भी तरीके से जो मोदी का जगरनॉट है उसको रोकने में सक्षम नहीं है। ऑब्वियसली मतलब ऐसा लगता है और कि भारत जोड़ो यात्रा का जो इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे लोग जो एंटी मोदी टाइप के जो लोग हैं वो एक एक करके आ रहे हैं, थोड़ी सी पिकनिक मना रहे हैं, कहीं फुटबॉल मैच देख रहे हैं, कहीं झप्पी पा रहे हैं, वो ठीक है। आई थिंक इट्स ए गुड फन। और कांग्रेस को बहुत दिनों बाद ऐसा मौका मिला है जहां पे प्रोबब्ली वो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, बट इलेक्टोरल गेन इसका ऐसा नहीं लगता कि वोट्स में कन्वर्जन इसका होगा। करीब यात्रा खत्म होते ही 1 महीने के अंतर्गत लोग इसको भूल जाएंगे। अभी चुनाव बहुत दूर है, जब तक इस यात्रा की, मैं कहता हूं, चुनाव में कोई ट्रेस भी नहीं दिखेगा। तो आपका मतलब साउथ वाले तो ऑलरेडी भूल चुके हैं? बिल्कुल। जिस समय तेलंगाना में बाई इलेक्शन हो रहा था, वो कांग्रेस की सीट थी और वो राहुल गांधी की यात्रा उस समय तेलंगाना में थी, फिर भी वो तीसरे नंबर पर आए वहां पर। आई होप यू हर्ड दिस इंटरेक्शन विद कर्नल कीर्ति शर्मा। यात्रा अपनी जगह है, ट्रैक्शन अपनी जगह है, मगर वो वोट्स में कितना कन्वर्ट हो पाएगा वो $1 मिलियन क्वेश्चन है। और इसमें गुजरात का, तेलंगाना का, दोनों का जो एक्सपीरियंस है वो आपके सामने। हिमाचल में अगर कांग्रेस जीती है तो मैं ये कंक्लूड नहीं कर रहा हूं कि राहुल गांधी वहां पर नहीं गए इसलिए कांग्रेस जीत गई। काफी लोग इस तरह सा भी सार्केस्टिक वे में कमेंट कर रहे हैं हिमाचल के रिजल्ट को लेके। मैं उस तरीके से कंक्लूजन नहीं निकाल रहा, बिकॉज मुझे मालूम है कि वहां पे अगर बीजेपी हारी है तो वो अपनी गलतियों की वजह से हारी है। पॉलिटिक्स में ये सब चलता ही रहता है, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस यात्रा का कोई बड़ा लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होगा। बट यस, एक तरीके से अगर आप देखें तो राहुल गांधी को ट्रैक्शन जरूर मिल रहा है, और ये अरविंद केजरीवाल और उनके जो बाकी जो कॉम्पिटिटर हैं मोदी के ओपोजिशन में, जिन लोगों को हम देखते हैं तो उनमें आपस में जो कंपटीशन है ये उसका एक नतीजा है। उसमें शायद राहुल गांधी को एक एडवांटेज मिल जाएगा विस केजरीवाल, विस नीतीश कुमार, और भी बहुत हैं, ममता दीदी भी हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।